न्यूज पर। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में इतिहास को जलाने की कोशिश और जलवायु परिवर्तन के घातक परिणामों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बांग्लादेश में फिर बवाल, शेख मुजीबुर रहमान के मेमोरियल पर भीड़ का हमला। सरकार ने घटना को बताया अवांछनीय और दुर्भाग्यपूर्ण। शेख हसीना ने कहा, नहीं मिटाया जा सकता है इतिहास। रूस ने कहा, यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर अमेरिका स्पष्ट करे अपनी योजना। व्यापक समाधान नीति बनाने पर जोर। रूसी राजनयिकों पर ईयू के प्रतिबंध पर जवाबी कार्रवाई की धमकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपने अमेरिकी समकक्ष से बात। दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने और तौर तरीकों पर भी चर्चा। पनामा ने खारिज किया अमेरिका का दावा। कहा, नहर पर युद्धपोतों के गुजरने को लेकर नहीं हुआ कोई नया समझौता। अमेरिकी जहाजों के बिना शुल्क के गुजरने की इजाजत मिलने की कही गई थी बात। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकने का लक्ष्य हासिल करना लगभग असंभव। रिकॉर्ड गर्म रहा जनवरी। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में देश कट्टरपंथ और अराजकता की ओर बढ़ रहा है। इसका एक उदाहरण तब मिला जब अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने समर्थकों को संबोधित करने वाली थीं। पुलिस और सेना की मौजूदगी में अराजक भीड़ ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का घर जला दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 6 महीनों से नफरत की आग में धधकता बांग्लादेश अपनी अस्मिता, विरासत और राष्ट्रीय गौरव की पहचान को भी जमींदोज करने पर आमादा है। चिंता की बात यह है कि राष्ट्रीय धरोहर को मिटाने की साजिश में अंतरिम सरकार भी बराबर की शरीक दिखाई दे रही है। बुधवार को रात के अंधेरे में जिस तरह भविष्य के राह में हिंसा का पेट्रोल छिड़का गया, उसमें एक तबके के अतीत के बदले की भावना भी साफ जाहिर होती है। इस उन्मादी भीड़ को खाद पानी मिलने में बांग्लादेश की नई दोस्ती का बड़ा हाथ होने का शक जताया जा रहा है। एक मुल्क के खिलाफ नफरत के जहर ने इन दंगाइयों के हाथों से पत्थर छीनकर बुलडोजर की स्टीयरिंग थमा दी, और जब ये विनाशकारी दानव निकला तो सिर्फ अपने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर ही नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी की जड़ को भी कुचल डाला। बंगबंधु के ढाका स्थित धन मंडी 32 आवास का नामो निशान ही मिटा डाला। परेशान करने वाली बात यह है कि कट्टरपंथियों का ये तांडव सुरक्षा बलों की मौजूदगी में होता रहा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने निर्वासन के 6 महीने पूरे होने पर अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करने वाली थीं। इसके विरोध में 24 रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम के एक छात्र संगठन ने 9 बजे रात में बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। हिंसक भीड़ 8 बजे ही मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर बुलडोजरों का काफिला पहुंचा और राष्ट्रीय संग्रहालय अपने अतीत को समेटे उन्मादियों की कब्रिस्तान में दफन हो गया। राजधानी में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ती देख सेना भी आई, लेकिन मसलहत का हाथ बांधे खड़ी रही। इसके अलावा कुलान में शेख हसीना के रिश्तेदारों के घरों पर भी घृणा का बुलडोजर चला। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के अन्य नेताओं के घर भी इसकी जद में आए।
साथ ही अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। शेख हसीना ने कहा कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं। मेरे पिता का घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या इसी घर में हुई थी। इसके बाद इस घर को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया था। पिछले साल 5 अगस्त को यह संग्रहालय भीड़ तंत्र का शिकार हुआ था। तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई थी। तब से ये घर वीरान पड़ा था। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्मृति एस पटनायक, रिसर्च फेलो हैं IDSA की। डॉक्टर पटनायक, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की पुलिस और सेना के सामने इतना बड़ा बवाल हो गया, बांग्लादेश के इतिहास को जला डाला गया, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? किस तरह से आप इसका विश्लेषण कर रही हैं? मैं ये बोलूंगी कि ये जो घटना घटी कल रात को, इसको जैसे हसीना भी बोली, मैं भी ये मानती हूँ कि इसको मिटाने से हिस्ट्री मिट नहीं जाएगा, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान का जो कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर में, उसको मतलब वो सबको पता है। तो एक बिल्डिंग तोड़ने से उनका जो मेमोरी है, उनका जो लोगों के बीच में एक इमेज है, वो मिटेगा नहीं। जबकि अंतरिम सरकार अपने जैसे बताया कि पुलिस और सेना बाहिनी वो सारे कोई थे, आर्मी भी थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। एक ये रीजन हो सकता है कि एक बड़ा सा मोब गैदर कर गया था तब तक। लेकिन ये भी बोलूंगी कि अगर वो कोशिश करते इसको रोक सकते थे, क्योंकि पहले तो 5 अगस्त को पिछले साल वो एकदम जला दिए थे। अंतरिम सरकार से जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट में आई है कि जबकि वो बोले हैं कि इस बात की दुख है कि इस टाइप का चीज हुआ, लेकिन वो हसीना को दोष दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि उनका जो डिसीजन था कि वो एड्रेस करेंगे अपना पार्टी को, उसी डिसीजन जिसमें वो हसीना ने जो लोग मरे थे उनका जुलाई अगस्त में, तो उनका अवमानना किया गया है। इसीलिए ये वाला रिएक्शन है। मतलब ये जो हुआ उसको अंतरिम सरकार जो है जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, अंतरिम सरकार उसको जस्टिफाई कर रही है, लेकिन अंतरिम सरकार के हम अगर काम देखें लगातार जिस तरह से वहाँ पर संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, शेख मुजीबुर रहमान ने जो एक फाउंडेशन रखी थी बांग्लादेश की, उसके विभिन्न जो आयाम हैं उनको बदलने की कोशिश हो रही है, तो अंतरिम सरकार कैसे इसको जस्टिफाई कर सकती है? जो काम कल हुआ है वैसा ही काम अंतरिम सरकार लगातार कर रही है पिछले कुछ महीनों से। जी जी, उनका पिछले अगर 6 महीना हम देखेंगे, क्योंकि कल 5 फरवरी था, एग्जैक्टली 6 महीना हुआ हसीना का रिमूवल के बाद। लेकिन हम अगर उनका देखेंगे कि क्या क्या स्टेप लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन अपना रिपोर्ट दे दी है, उसमें अभी बहस चल रही है। पहले रिफॉर्म करेंगे, कितना रिफॉर्म करेंगे, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियरी रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, बहुत सारा रिफॉर्म कमीशन है। उसमें से कुछ रिफॉर्म कमीशन का रिपोर्ट आ गया, कुछ आएगा। लेकिन पिछले 6 महीना में अगर कोई आवाज उठाता है, जो इंटरिम सरकार है वहां पे, उसको सब समय लेबल किया जाता है कि फांसीवाद है, ये आवामी लीग के लोग हैं जो ये सारा कर रहे हैं। तो इस टाइप का मतलब 6 महीना से बहुत कोशिश किया जा रहा है कि आवामी लीग जैसे इलेक्शन में ना आ पाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक भी स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर उनको आना है तो अपोलॉजी मांगना है पूरा देश के सामने, जो जुलाई अगस्त में हुआ। लेकिन आप बांग्लादेश हिस्ट्री अगर देखेंगे, ये मतलब वो जुलाई अगस्त का बात कर रहे हैं, 71 में जितना लोगों को मारा गया था, जिसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल था, वायलेंस तो बांग्लादेश में लगी है। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अभी तक अपोलॉजी दी है? तो सिंगल आउट करके आवामी लीग को इलेक्शन में नहीं आने दिया जाए, ये कोशिश पूरी जारी है। इसीलिए कारण इसका क्या हो सकता है? क्या मोहम्मद यूनुस इस फैक्ट को जानते हैं कि आवामी लीग का समर्थन अभी भी बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा है? यही क्या कारण हो सकता है कि वो लगातार आवामी लीग को दबा रहे हैं? आवामी लीग की जो पहचान है,
या शेख मुजीबुर रहमान की जो पहचान है उसको वो दबा रहे हैं? मैं बोलूंगी कि उनको, क्योंकि जब शेख हसीना पावर में थी तो बहुत सारा लीगल एक्शन इनूस के अगेंस्ट में लिए थे। तो उनका एक मन में क्षोभ है कि मेरे अगेंस्ट में ये सारा किया गया था, वो एक हो सकता है। सेकंड, उन अगर आप इंटरिम रिजिम देखेंगे उसमें भी स्टूडेंट लीडर्स है। तो मुझे उतना, मतलब मैं ये बोलूंगी, जैसे लगता है कि पूरा पूरी कंट्रोल इनूस का शायद नहीं है। स्टूडेंट लीडर भी अपना, क्योंकि ये जो रिजिम है, एक आप कभी नहीं देखेंगे एक भाषा में बोल रहे हैं। कोई एक स्टेटमेंट अभी दे रहा है, कोई एक दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल जो एडवाइजर है उनमें से एक पहले बोले थे कि नहीं, आवामी लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन में क्यों नहीं आएंगे, तो उनको ट्रांसफर किए। तो इस टाइप का मतलब कोशिश है कि आवामी लीग पार्टिसिपेट ना करे। ये सच है कि बांग्लादेश में अभी भी आवामी लीग का सपोर्ट है, इंस्पाइट ऑफ जो कुछ हुआ पिछले मतलब 10 साल बोलूंगी, क्योंकि पहला 5 साल तो उन्होंने 2/3 मेजोरिटी में इलेक्शन लड़ के फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आए थे। 2014 के बाद 24 तक हम 10 साल का बात कर सकते हैं। उसमें जो भी हुआ उसके मतलब जैसे अभी ये प्रयास है कि वो इलेक्शन में ना आ पाए। तो इसीलिए आप देखेंगे दूसरे सारा पॉलिटिकल पार्टी प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल बीएनपी बोल रहे हैं अगर जुडिशियल प्रोसेस में आवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ठीक है, लेकिन बिना जुडिशियल प्रोसेस में आप ये नहीं कर सकते हैं कि आवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगा इलेक्शन। यानी कि कहीं ना कहीं जो आप बोल रही हैं कि यूनुस का पूरा कंट्रोल नहीं है इस अंतरिम शासन पर, और साथ ही साथ ये चीज़ पहले भी ये चीज़ सिद्ध भी हो चुकी है कि मोहम्मद यूनुस का पूरा कंट्रोल नहीं है। जमात के लोग वहाँ पर हैं, कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पर हैं, और ये ताकतें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान के सेना अधिकारी बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, बांग्लादेश के सेना अधिकारी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथ की ओर ले जाने की एक कोशिश हो रही है। और आवामी लीग एक ऐसी पार्टी है जो वहाँ पर कट्टरपंथ को नहीं चाहती थी, तो ये भी एक कारण हो सकता है क्या? देखिए, कट्टरपंथी तो सब समय बांग्लादेश में एक सेक्शन पॉपुलेशन सब समय थे। आप अगर देखेंगे वुमेन फुटबॉल टीम को सब जगह पे रोका जा रहा है कि वो खेल नहीं पाएंगे बांग्लादेश में। ये कल 3rd इंसिडेंट उसमें हुआ। हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में जो दूरी थी आवामी लीग टाइम में उसको भी ब्रीच करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ठीक है, वो जो हसीना के टाइम में जो था कंप्लीटली अबनॉर्मल रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता नहीं था उनका पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो थोड़ा बहुत था ऐसे हाई कमीशन तो दोनों जगह पे थे। बांग्लादेश का हाई कमीशन पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान का हाई कमीशन भी बांग्लादेश में थे। लेकिन अभी ये कोशिश किया जा रहा है कि शायद इंडिया को दिखाने के लिए कि हम अभी पाकिस्तान का करीब है। उसमें 2 चीज जो है वो हम लोग के लिए, इंडिया के लिए कंसर्न है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान अभी जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी वीसा लेके आएगा उनका कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस का जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तानी आ रहे हैं बांग्लादेश में, वो आएंगे जैसे कोई दूसरे, लेकिन आप उनका सिक्योरिटी बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस पे उनको आने दे रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो कौन आ रहा है वो हमें पता नहीं। जैसे ट्रेड हो रहा है कराची से जो कंटेनर आ रहा है उसका कोई जांच नहीं कि कंटेनर के अंदर क्या आ रहा है। तो ये जो कट्टरपंथ, देखिए बांग्लादेश का कट्टरपंथी का पाकिस्तान कट्टरपंथियों के साथ सब समय रिश्ता रही है। तो मतलब अभी जैसे सरकार का निगरानी नहीं है, मतलब ये सरकार एनकरेज भी कर रहा है दोनों देश के बीच में। डॉक्टर पटनायक, एक कारण क्या ये भी हो सकता है कि जिस तरह की वहां पर घटनाएं हो रही हैं लगातार, कहीं ना कहीं जो मोहम्मद यूनुस की वहाँ पर अंतरिम सरकार है उसको अभी वक्त भी हो गया है, और बांग्लादेश की कई सारी समस्याएं हैं उनको दूर करने में वो नाकाम रही है, और लोगों के अंदर गुस्सा भी भड़क रहा है। तो लोगों के गुस्से को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए या इन जो एक्चुअल हालात हैं उसको छुपाने के लिए इस तरह के जो काम वहाँ पर करवाए जा रहे हैं ताकि भावनाएं भड़काई जा सकें, क्या एक बड़ा कारण हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी कुछ भी रूल आउट करना मुश्किल है। क्योंकि क्यों सडनली अगर शेख हसीना एड्रेस कर रहे हैं अपना सपोर्टर को, तो उसको लेके 32 धानमंडी के ऊपर अटैक करना और उसको अटैक को रोकने के लिए
कोई भी कोशिश नहीं है। सोशल मीडिया में पता है, सबको पता है, लेकिन कोई भी कोशिश नहीं किया किए कि उस अटैक को रोका जाए। रोका जा सकता था, ऐसे भी पहले डैमेज हो चुका था म्यूजियम को। तो वो एक चीज है। तो ऑब्वियसली प्राइस राइस है, रमजान भी आ रहा है, लोग भी परेशान है, जो जितना सामान का दर दाम बहुत बढ़ गया है। तो ये चीज है, लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली कंट्रोल में नहीं है। आप चारों जगह देखिए, कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, कहीं पे जैसे बताया कि वुमेन फुटबॉल टीम के ऊपर अटैक करके उनको हम खेलने और नहीं शायद देंगे। यही कारण है कि लॉ जिस एंड तरह के ऑर्डर का वहां पर प्रॉब्लम हालात है। बने हुए हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लगातार वहां पर जो कर्मचारी हैं, छात्र हैं, वो सड़कों पर हैं, वो हड़तालें वहां पर कर रहे हैं। तो इन एक्चुअल हालात से कहीं ना कहीं वहाँ की आवाम का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को जन्म दिया जा रहा है। कभी हिंदुओं के मंदिरों पे हमला किया जाता है, कभी शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी जाती है, और शायद यही एक बड़ा कारण वहाँ पर हो सकता है। डॉक्टर पटनायक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अगली खबर काफी चिंता पैदा करने वाली है। दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। धरती लगातार गर्म हो रही है और इसको लेकर जो ताज़ा शोध आ रहे हैं वो काफ़ी चिंता पैदा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मौसम चक्र बदल रहा है, समुद्र का जलस्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है, कई शहरों के डूबने की भी आशंका जताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खतरे में धरती का भविष्य, हाथ से निकला जलवायु संकट। होश उड़ाने वाला ये खुलासा जलवायु संकट पर किए गए ताज़ा शोध में सामने आया है। वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है कि जलवायु परिवर्तन अब काबू से बाहर होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का लक्ष्य भी नामुमकिन दिखाई देने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समिति की तरफ से ये सीमा निर्धारित की गई है। जाने माने जलवायु वैज्ञानिक जेम्स हांसेन की अगुवाई में तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण धरती तेजी से गर्म हो रही है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती की जलवायु पहले की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील हो गई है। दावा है कि 2045 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। अगले 20 से 30 वर्षों में ध्रुवीय बर्फ के तेजी से पिघलने से सागरों की धाराएं प्रभावित होंगी। मौसम चक्र में भारी उथल पुथल मच सकता है। समुद्र का जलस्तर कई मीटर बढ़ सकता है। कई शहरों के डूबने की भी आशंका है। विशेष हितों को दरकिनार का ठोस जलवायु नीति को लागू करना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। उधर यूरोपीय जलवायु एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने ला नीना के प्रभाव के बावजूद जनवरी के महीने में रिकॉर्ड सबसे अधिक गर्मी का अनुभव किया गया। जनवरी के महीने में सबसे अधिक तापमान की घटना
ऐसे समय में हुई है जब पृथ्वी पर 2024 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में अनुभव किया जा रहा है और ये पहला वर्ष होगा जब वैश्विक औसतन तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया गया। जनवरी 2025 में औसत तापमान 13.23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले साल सबसे गर्म जनवरी से 0.09 डिग्री अधिक और 1991 और 2020 के औसत से 0.79 डिग्री अधिक है। जनवरी में पृथ्वी का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.75 डिग्री सेल्सियस अधिक था। पिछले 19 महीनों में 18 महीने वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री के निशान से ऊपर रहा। ला नीना एक जलवायु संबंधी घटना है जिसमें मध्य प्रशांत महासागर का सतही जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है, जिससे विश्व भर का मौसम प्रभावित होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सुरुचि भदवाल, डायरेक्टर हैं क्लाइमेट चेंज की टेरी की। और सुरुचि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये काफ़ी चिंता पैदा करने वाली हैं। क्या कुछ असर हो सकता है इसका दुनिया पर, मानवता पर? तो जलवायु परिवर्तन पे अगर आप समझना चाहें, रिसर्च काफ़ी सालों से चल रहा है और इसके बारे में काफ़ी सालों से जो हैं साइंटिस्ट बता भी रहे थे कि जो कंसंट्रेशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वो इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं कि उसकी वजह से जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है आपका, वो ट्रैप हो रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पे गर्मी बढ़ती जा रही है। और अगर ये कंसंट्रेशंस को हम नहीं रोकें बढ़ने से, टेम्परेचर्स इतने हाई हो जाएंगे समय के साथ कि पृथ्वी पर डिफरेंट स्पीशीज का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस के लिए भी जो डिफिकल्टीज जो क्रिएट हो जाएंगी। और आज हम देख रहे हैं कि ये इंसिडेंसेस जो हैं तापमान के बढ़ने की वजह से, जो हम देखते हैं हीट वेव कंडीशंस जो क्रिएट हो जा रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस जो हम बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, उससे आपके इवेपोरेशन रेट्स भी चेंज हो रहे हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन रेट्स चेंज हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी लेवल्स चेंज हो रहे हैं। इसका असर आम जिंदगी पे इतना ज़्यादा होने लगा है कि अब आपको उसका असर जो है दिखने लगा है आपके नॉर्मल जैसे जनजीवन में। क्या कुछ ये असर है, क्या कुछ दिख रहा है, ये हम दरअसल दर्शकों को बताना चाहते हैं। उसके बाद अगले सवाल पर आएंगे। ये आइडली इम्पैक्ट्स बहुत तरह के हैं। चेंजेस जो हम जलवायु परिवर्तन में जिस तरह से बात करते हैं, दो तरह की होती हैं। एक तो जो स्लो ऑनसेट इवेंट्स हैं, सो धीरे धीरे जो तापमान बढ़ रहा है, जो आपने बताया, हम 1.5 डिग्री हमने टच भी किया है और शायद कुछ समय में हम उसको पार भी कर जाएंगे और 2050 तक 2 से 3 डिग्री के ऊपर औसतन हम बेसिकली क्रॉस कर जाएंगे, जिस रफ्तार से कंसंट्रेशंस इंक्रीज कर रहे हैं। और सन 2100 में करीब 5 से 6 डिग्री औसतन जो है टेम्परेचर्स नॉर्मल से हर लोकेशन के आपको इंक्रीजेस बेसिकली हो जाएंगे। और ये जो हम 5 से 6 डिग्री और 2 से 3 डिग्री की बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट काफ़ी हैवी हो सकता है। सो स्लो ऑनसेट इवेंट्स में बेसिकली कि वो ग्रेजुअल इंक्रीजेस इन टेम्परेचर्स अपने आप में बहुत बड़े इम्पैक्ट्स लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, वो प्रेशर डिफरेंसेस चेंज कर देते हैं, वो उसकी वजह से जो है आपके रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, मॉनसून्स पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उससे कृषि पे प्रभाव पड़ जाएगा, आपका प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ जाएगा, खाने की प्रोडक्टिविटी जो है, फूड प्रोडक्टिविटी पे जो है उस पे इम्पैक्ट कर जाएगा। तो ओवरऑल फूड ठीक है सुरुचि जी, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसका सॉल्यूशन है और जो सरकारें अभी कर रही हैं, क्या वो ठीक कर रही हैं या उनको और ज़्यादा करना चाहिए? क्या कुछ इसका सॉल्यूशन है? जी, इसका जो सोल्यूशन है, क्योंकि हम बेसिकली एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए कंट्रीज के ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस को कटेल करने के लिए, क्योंकि ये इसका सोर्स जो है
वो बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंट्रोड्यूस्ड एक्टिविटीज़ है जिससे कि एमिशंस हो रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, चाहे वो पावर प्रोडक्शन में के दौरान जो एमिशंस होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के यूजेज की वजह से, चाहे वो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, और चाहे वो लैंड कवर चेंज जो है, पेड़ों को काटा जा रहा है उसकी वजह से जो प्रभाव है, और कार्बन का ट्रैपिंग जो है वो कम हो गया है। तो इसकी वजह से जितने भी चेंजेस हमने किए हैं ह्यूमन इंटरफियरेंस की वजह से पृथ्वी के साथ, उसका असर जो है इन एमिशंस और कंसंट्रेशन लेवल्स इंक्रीज के तौर पे हमें दिखाते हैं, जिसको हमें बेसिकली कंट्रोल करना पड़ेगा। हर देश को करना पड़ेगा, हर देश का कंट्रीब्यूशन इसके लिए रहना पड़ेगा। इसमें अगर आज की डेट पे आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और इंडिया 3 ऐसे देश हैं जो टॉप 3 कंट्रीज हैं जिससे कि एमिशंस हो रहे हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस के, और इन और काफ़ी और भी G20 के नेशंस जो हैं वो भी अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। बेसिकली हमें चाहिए कि ये सारे देश जो हैं अपने एफर्ट्स डालें इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जिससे कि हम इसको थोड़ा बहुत जो है कर्टेल कर सकें, स्केल ऑफ चेंजेस जो हम बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू जलवायु परिवर्तन। ठीक है, सुरुचि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल, पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर नए 10% टैरिफ और चीन से अमेरिका में आने वाले कम मूल्य वाले पार्सल के लिए शुल्क मुक्त छूट को रद्द करने के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज की है। चीन ने तर्क दिया है कि यह कार्रवाई संरक्षणवादी और WTO के नियमों के खिलाफ है। पनामा सरकार द्वारा संचालित पनामा नहर प्राधिकरण ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के जहाज शुल्क का भुगतान किए बिना नहर को पार करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्रॉसिंग का नियंत्रण वापस लेने की धमकी भी दी गई थी। ऐसे में पनामा नहर प्राधिकरण के इस कदम के बाद तनाव और बढ़ने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में हेट क्राइम को रोकने के लिए गुरुवार को पास किए गए नए कानून लागू हो गए हैं। इसमें आतंकी गतिविधियों और हेट सिंबल दिखाने पर सजा का प्रावधान है। ये कानून सिडनी और मेलबर्न में बढ़े यहूदी विरोधी हमलों के बाद लाया गया है। इस कानून के तहत नाजी सैल्यूट पर भी जेल का प्रावधान है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राजनाथ सिंह ने उन्हें रक्षा मंत्री बनने पर बधाई दी। राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों ने चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तारित और गहरा करने के तरीकों और साधनों की खोज की। परिचालन, खुफिया और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने पर भी सहमति बनी।
ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के ग्रेनफील्ड टावर को तोड़ने का फैसला लिया है। यहाँ 2017 में आग लगने से 72 लोगों की मौत हो गई थी। उप प्रधानमंत्री एंजेला रेना ने इस खबर की पुष्टि की है। मृतक के रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ समूह इसका विरोध भी कर रहे हैं। टावर के भविष्य पर कई वर्षों से बहस चल रही थी। कुछ इसे त्रासदी की याद के रूप में बनाए रखना चाहते हैं और कुछ इसकी जगह एक नया स्मारक बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटन शिनावात्रा के साथ एक बैठक के दौरान कहा है कि चीन और थाईलैंड को एक दूसरे पर विश्वास गहरा करना चाहिए और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं का मुकाबला करने के लिए सहयोग का विस्तार करना चाहिए। दरअसल थाईलैंड के नेता अगस्त में पदभार संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा के तहत चीन पहुंची हैं। गाजा से फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को अमली जमा पहनाने के लिए इजरायल तैयार नजर आ रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री कार्टर ने सेना को इस पूरे मामले को लेकर योजना बनाने का आदेश दे दिया है और कहा है कि किसी भी वक्त इस योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इजरायली रक्षा मंत्री का यह आदेश ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाने की योजना की चौतरफा आलोचना हो रही है।